अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। ये जो कोरोना की वबा है, इससे आपने ख़ुद को महफूज कर रखा होगा और जितनी भी हिदायत करदा तदाबीर हैं उन पर आप अमल कर रहे होंगे। आज के चाय ख़ाने में मैं बेहद मसरूर हूँ, शाद हूँ, खुश हूँ कि एक ऐसा नौजवान मधु है जो ना सिर्फ़ एक अच्छा शायर है बल्कि एक बहुत ही अच्छा मुदीर है। हम लोग रोना रोते रहते हैं कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग रिसाले नहीं पढ़ते, लेकिन जब मैंने अपने बचपन के एक रिसाले को एक तवील अरसे के वक्फ़े के बाद, गैप के बाद दोबारा से देखा और उसका गेटअप देखा, उसकी कहानियाँ देखी, उसका मतन, उसका कंटेंट, जब ये सब कुछ देखा तो इस कदर हैरत हुई कि ना सिर्फ ये कि वो मयारी था बल्कि वो अपने उस मयार को बरकरार रखे हुए था जो हमने पढ़ा था अपने ज़माने में। तो ऐसे होनहार तालिब इल्म, और तालिब इल्म इन मानों में कह रहा हूँ, मुझसे छोटे हैं तो स्टूडेंट कह सकता हूँ मैं उनको, वरना अक्सर मैं सीनियर लोगों को बुलाता हूँ और मैं स्टूडेंट बना हुआ होता हूँ, तो आज मुझे उस्ताद बनने का मौका मिल रहा है। खैर ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही बासलाहियत नौजवान, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुदीर और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान, जनाब अब्दुर रहमान मोमिन साहब से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताइए कि इन दिनों मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रा ये इस कदर कहकशां ये जो हमारे टेबल पर फैली हुई है, आप चीज़ें लाए हैं, तो इस पर बात की जाए। तो बच्चों के अदब के रिसाले के आप मुदीर हैं जिसका नाम है माहनामा साथी। तो इस उम्र में तो आदमी जो है वो इस कोशिश में होता है कि वो मुसन्निफ़ बन जाए, किसी तरह उसकी कहानी छप जाए और किसी तरह वो राइटर हो जाए। और आप इतनी कम उम्री में मुदीराना सलाहियतों तक आ गए, और कैसे और किस तरह ये शुरू कहाँ से हुआ ये सफ़र? ये सफ़र मेरा सफ़र या साथी का सफ़र? दोनों। अच्छा, साथ कर लें। ये आपने कहा कि इस उम्र में उमूमन नौजवान चाहते हैं उनकी तसानीफ़ शाया हो। जी जी। तकरीबन 5-6 बरस कबल मैं भी ये चाहता था मेरी तसानीफ़ शाया हूँ। ठीक है। मैं जो 2-4 गज़लें कही थी वो भी मैंने किसी रिसाले में भेजी। ठीक है। नहीं शाया हुई। अच्छा। उसके बाद फिर बच्चों के लिए मैंने जिसारत संडे मैगज़ीन में, ठीक है, लिखना शुरू किया। तो वहाँ खुशकिस्मती से मुझे उन्होंने मौका दिया कि हफ्तावार वहाँ मैं कॉलम लिखूं। अच्छा। कॉलम लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मौज़ूआत क्या थे कॉलम के? बच्चों के मामलात, जैसे आजकल छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में क्या हो रहा है, ठीक है, स्कूल में क्या आपके साथ मसाइल हैं, कुछ इस तरह की बात। ठीक है। वो लोगों की नज़र में आए, लोगों ने पढ़े। माहनामा साथी के जो मुदीर थे उस वक्त फसीउल्लाह हुसैनी साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मुझे अपने दफ्तर बुलाया, मेरी तहरीरें पढ़ी थी, उन्होंने तारीफ़ की। अब वो कैसी थी, वो हौसला अफजाई करते हैं जैसे बिल्कुल जो बुज़ुर्ग होते हैं, ज़ाहिर बात है। तो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और फिर हमें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। ठीक। साथी की ख़ास बात यह है कि ये गुज़िश्ता 42 बरस से मुसलसल शाया हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कता कलामी की माफ़ी हो, अगर हम पहले जो साथी का ओवरऑल इस मैगज़ीन का जो सफ़र है, अगर हम पैकेज के ज़रिए वो दिखा दें और फिर मज़ीद गुफ्तगू जारी करें तो मेरा ख़्याल है मेरे देखने वालों को और आसानी रहेगी। ज़रूर। तो साथी के हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है इस मैगज़ीन के हवाले से, ये देखिएगा और फिर वापस आकर मोमिन की गुफ्तगू को हम यहीं से शुरू करते हैं। जी हाँ, तो ये वो जिस सफ़र की आप अभी शुरुआत आपने की गुफ्तगू में, तो ये हमने ज़रा सा एक दिखाया भी अपने देखने वालों को ताकि आइडिया हो जाए। जी, तो आप इसे साथी का सफ़र नहीं, मेरा ख्याल है इसे मेरा जो साथी के साथ सफ़र रहा है वो कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मैं जब से साथी से मुंसलिक हुआ हूँ
उसी दौर के शुमारे भी मुझे नज़र आए और जो हमारी राइटर्स अवार्ड की तकरीब थी, ठीक है, वो भी नज़र आई। तो साथी के बारे में ये मैं बता रहा था कि ये 42 बरस से शाया हो रहा है और आप भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। एक ख़ास बात ये है कि इस पर्चे के साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं वो सब तालिब इल्म होते हैं। तालिब इल्म तो हम सभी हैं, लेकिन वो किसी न किसी जामिया से, किसी कॉलेज से तालीमी सफ़र अपना बरकरार रखे यानी हुए वो जितनी टीम है वो सब नौजवान लोगों पर मुश्तमिल होती है, तकरीबन बहुत ज़्यादा सीनियर लोग नहीं होते उसमें। बिल्कुल, और सब किसी न किसी तालीमी इदारे से वाबस्ता होते हैं। और दूसरी ख़ास बात कि वो सब रज़ाकार होते हैं, किसी गरज कहा जाए माली गरज के बग़ैर वो इसके साथ मुंसलिक होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो मेरा सफ़र इसके साथ तकरीबन 5 बरस कबल 2015 के आगाज़ में शुरू हुआ, जब फसीउल्लाह हुसैनी साहब ने मुझे साथी में दावत दी। फिर इसमें कुछ एक आध तहरीर भी मेरी शाया हुई। फिर उन्होंने मुझे अपनी मजलिस इदारत में शामिल कर लिया। सही, मैं बहुत खुश था क्योंकि ये पर्चा वो पर्चा है जो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। नौनिहाल, हम सब पढ़ते थे। नौनिहाल हो, तालीम और तरबियत हो, बच्चों की दुनिया हो, आँख मचोली, ये सब, और साथी भी उसमें से एक। तो नौनिहाल हमारे यहाँ आया करता था, मानामा साथी आता था, हम पढ़ते थे और हमारी ख्वाहिश होती थी कि हमारी तहरीर इस रिसाले की जीनत बने। बिल्कुल। तो ये ख्वाहिश पूरी हुई और फिर इस रिसाले की टीम का हम हिस्सा बन गए। सही। तो तकरीबन मैं 3 साढ़े 3 बरस, बल्कि 4 सवा 4 बरस तक इसकी मजलिस इदारत का हिस्सा रहा। सही। 1 साल में नायब मुदीर की हैसियत में इसके साथ शामिल रहा, फिर मजलिस इदारत के इंचार्ज के तौर पर मैंने काम किया और तकरीबन 1.5 बरस कबल यानी 2019 के आगाज़ में मुझे इस इदारत की जिम्मेदारी दी गई, यानी मुझे मुदीर बना दिया। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी काविशें, इस पर बहुत मुबारक आपको कि कम उम्री में आपने ये सफ़र तय किया। लेकिन हमें ये बताइए, बहुत अवामी सा सवाल, क्या आजकल के बच्चे जिनके हाथ में इंटरनेट जैसे गैजेट्स आए हुए हैं और वीडियो गेम्स और अजीब अजीब गेम्स, वो ये पढ़ रहे हैं ये रिसाले? सवाल अब 2 तरह से इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। एक तो ये कि आज के बच्चे ये रिसाला ज़ाहिर पढ़ रहे हैं क्योंकि शाया हो रहा है, ठीक है, और बच्चों के खतूत हम तक आते हैं, उनकी ईमेल्स आती हैं, उनकी तरफ से हमारे पास कहानियाँ, नज़में, वो सब आती हैं और उनकी कॉल्स भी आती हैं, ठीक है, और वो तंग करते हैं कि हमारी तहरीर कब शाया होगी, कब नहीं होगी। लेकिन एक वजह इसकी, मतलब अगर हम देखें अपने क़ारीन को, तो ज़्यादातर क़ारीन हमारे ऐसे हैं जिनके हाथ में अभी तक मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन उस तरह नहीं पहुँचा है जिस तरह शहर के बच्चों के पास पहुँच चुका है। तो देही इलाकों में हमारा पर्चा पढ़ा जाता है, वहाँ से बच्चों का ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। कराची शहर में इसकी सर्कुलेशन है, ये बुनियादी तौर पे कराची से शाया होने वाला पर्चा है। बिल्कुल ठीक। तो कराची में इसकी सर्कुलेशन ज़्यादा है, कराची बड़ा शहर है, लेकिन अगर हम औसतन देखें पूरे मुल्क को देखते हुए तो कराची कोई ख़ास, यहाँ कराची के बच्चे इसको नहीं पढ़ते, मेरा ख्याल है। ठीक। लेकिन अब हम वक्त के साथ साथ देख रहे हैं चीज़ें तब्दील हो रही हैं, ज़ाहिर बच्चों के हाथ में ये गैजेट्स आ रहे हैं और वो फेसबुक, इंटरनेट से वाबस्ता हो, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, इसी को हमने देखते हुए कि अब बच्चे चूँकि उनके पास रिसाले से ज़्यादा दीगर ज़राए हैं और उनके ज़रिए भी उन तक पहुँचा जा सकता है, तो हमने अपनी वेबसाइट और फेसबुक सफ़े के ज़रिए वेबसाइट का क्या एड्रेस है? वेबसाइट है हमारी साथी मैगज़ीन, ठीक है, SATHEEMAGAZINE.com। तो उसमें आप हमारा रिसाला पढ़ सकते हैं। हमारे रिसाले के अलावा उसमें बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, नज़में हैं, मज़ामीन हैं और लताइफ़ हैं, बहुत से सिलसिले उसमें। भाई क्या बात है, इस खुशी में आपको चाय पिलानी चाहिए मेरा ख्याल है। तो साकिब भाई, 2 अच्छी सी चाय आज देखें, आप राइटर और शायर हमारे साथ आएँ और ये रिसाले इतने अच्छे अच्छे ये बनाते हैं, तो अच्छी सी चाय इनको पिलाएं, कड़क सी, जैसी हम पीते हैं, ठीक है? तो अच्छा, तो ये है सिलसिला। तो ऐप आप जिक्र कर रहे थे, ऐप भी लॉन्च होने जा रही है इसकी, बिल्कुल। वो कब तक लॉन्च होने जा रही है? ऐप इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुलाई के वस्त में या 10 तारीख के बाद इंशाल्लाह, यानी बस अनकरीब। और उसमें फिर रिसाला पढ़ा जा सकेगा और कहानियाँ होंगी, मज़ामीन होंगे, लतीफ़े होंगे, ठीक है। पुराने हमारे जितने शुमारे आज से पहले शाया हो चुके हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद होंगे। कोई बच्चा चाहे पुराना रिसाला पढ़ना तो वहाँ जाके पुराना रिसाला पढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें बच्चों के लिए ख़ास मौका ये होगा कि वो अपनी तहरीर भेज सकेंगे, ओके। और आसान तरीका है, वहाँ
तरीका बताया गया है, उसमें आप अपनी तहरीर मानामा साथी को भेज सकते हैं। तो कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं जो रिसाले में शाया होनी होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी हो सकता है तहरीरें ऐसी होंगी जो हम रिसाले में तो शाया नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम उसको अपनी एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे इंशाल्लाह शाया ठीक है। तो ये ऐप हो गई या ऑनलाइन रिसाला हो गया, ये सारा कुछ मतलब इसकी कोई कीमत है? बच्चे कुछ रजिस्ट्रेशन या कुछ इस तरह का कुछ है? ये रिसाला तो जाहिर है आप पढ़ते हैं, इसकी कीमत होती है, मामूली कीमत होती है, जो आमतौर से जो रिसाला है वो बच्चा खुद नहीं खरीदता जी, वालिदैन खरीद, वो उसके वालिदैन खरीद कर देते हैं जी। तो उसको वो रिसाला बासानी, मेरा ख्याल है इस वक्त जो रिसाले की कीमत है वो 50 रुपए है। अच्छा, वैसे तो अगर देखा जाए कुछ है तो पिछले दौर से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बढ़ रही है, ठीक है, दीगर चीजें भी बढ़ रही हैं, कागज की कीमत बढ़ रही है और इसके जो भी अखराजात हैं वो बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये अभी भी मुनासिब कीमत है, 50 रुपए का एक रिसाला होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो हमने लॉन्च की है उसमें ये 12 महीने रिसाला जो ताज़ा शुमारा है वो हमारा वहाँ पढ़ा जा सकेगा, और उम्मीद है कि सिर्फ 500 रुपये में वहाँ क़ारीन 12 महीने के शुमारे, पूरे साल के शुमारे पढ़ सकेंगे। अच्छा, और डाउनलोड भी कर सकेंगे? वो जो ताज़ा शुमारा होगा वो तो डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा, अलबत्ता जो पुराने शुमारे हैं, जैसे अगर कोई कारी है वो जुलाई का शुमारा पढ़ना चाहता है, ठीक है, और जुलाई का महीना इस वक्त शुरू हुआ है, ठीक है, तो उसको जुलाई का शुमारा पढ़ने के लिए पहले 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसने जब 500 रुपये पे कर दिए तो अगले साल जून तक उसके पास रिसाला एक साल की रजिस्ट्रेशन, और अगर वो नहीं पे करना चाहता तो कोई बात नहीं, आप रिसाला जुलाई का जो शुमारा है वो आप अगस्त के आगाज़ में पढ़ सकेंगे, वो अगस्त के आगाज़ में आपके लिए अवेलेबल होगा, और जुलाई के महीने में आप जून का, मई का और उससे पहले के जितने भी रिसाले हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कहानियाँ, नज़में, लतीफ़े, वो सब जो भी उसमें कंटेंट है वो सारा अवेलेबल है, किसी भी कॉस्ट के बगैर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये रिसाला जो है, अब इसमें जो लोग लिख रहे हैं इस वक्त, 1.5 बरस से आप मुदीर की हैसियत से काम भी कर रहे हैं इस रिसाले पर, तो अब जो नया कहानी लिखने वाला है, चाहे वो तालिब इल्म है या ज़रा से सीनियर और मैच्योर लोग हैं जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, तो क्या मिजाज है इन दिनों कहानियों का? इन दिनों कहानियों का क्या मिजाज है? वाह कहानियाँ इन दिनों, पहले हम देखते थे कि बच्चों के लिए जिनों की, परियों की और माफ़ोकल फितरत अनासिर उन कहानियों में हुआ करते थे, वो कहानियाँ बच्चे बड़े शौक से पढ़ते थे। आज का बच्चा ज़रा तेज़ हो गया है, और उसके पास ये इंटरनेट आ गया है। अब अगर आप उसे बताएं कि कालीन उड़ता है तो जाके सर्च करता है, वाकई उड़ता है नहीं उड़ता, तो वो इस तरह की चीज़ें जब पढ़ता है तो वो इस पर हंसने लगता है और सोचता नहीं है। अब ये इस पर बहस की जा सकती है, बात की जा सकती है कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है, बच्चों की नफ्सियात पर क्या असर पड़ रहा है या उनके सोचने के अमल को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन आज का बच्चा जो है वो सोचता निस्बतन ऐसा महसूस होता है कि वो गूगल कर लेता है, ठीक है, तो वो अब जो पढ़ना चाहता है वो उसके इर्द गिर्द जो माहौल है, इर्द गिर्द जो उसके किरदार हैं, उन्हीं किरदारों को वो देखना चाहता है, ठीक है। तो आज के जो लिखारी हैं वो ज़्यादातर, मैं महसूस करता हूँ कि वो जो आज का माहौल है, आज की जो दुनिया में तरक्की हो रही है, साइंस उसको सामने रख के कर रही है, तो उसको सामने रखते हुए कहानियाँ लिखते हैं। हमारे यहाँ भी कोशिश होती है कि ऐसा अदब बच्चों तक पहुँचाया जाए जो हालात से मुताबिकत भी रखता हो। इसके अलावा कोशिश ये होती है कि बच्चों को अपनी तारीख से, अपनी रिवायत से भी जोड़े रखा जाए, उनको हमारी जो क्लासिकल अदब है वो भी पढ़ाया जाए, तो वो हम पढ़ाते हैं। लेकिन आज का जो बच्चा है वो कुछ क्या कहेंगे, उसको हकीकत पसंद हो गया है। ओहो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इतने बचपन में इतना हकीकत पसंद होना तो अच्छी अलामत नहीं है। ये मेरा ख्याल है, इससे इख्तिलाफ नहीं, मुझे भी लगता है, मेरा भी ये ख्याल है कि आज का बच्चा जो है वो चालाक भी हो गया है। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। देखें, वो तो इंटरनेट से पहले परवीन शाकिर साहिबा कहते थे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक जो मासूमियत और भोलपन होता है या जो बेखबरी होती है वो इस उम्र में होनी चाहिए। बिल्कुल। और गूगल कम वक्त ने ये बेखबरी ख़त्म कर दी है काफ़ी हद तक। जैसे हम कहानियाँ पढ़ते थे तो हम ये जो क्या कहते हैं, अली बाबा 40 चोर, उस किरदार को अपने जहन में खुद उसका खाका बनाते थे। सही बात। और उसके 40 चोर अलग अलग शक्ल के हमारे जहन में होते थे। ऐसा ही है। उनके जब वो कनस्तर में जाते थे तो हमारे जहन में वो कनस्तर भी आता था। बेशक। लेकिन आज का बच्चा जो है वो उस तरफ नहीं सोचता, उसको सारी चीज़ें मोबाइल पर, उस स्क्रीन पर उसके सामने अली बाबा का एक किरदार किसी अदाकार को सामने रखकर पेश कर दिया जाता है। 40 चोर अलग अलग अदाकार हैं, कोई एक ड्रम है, एक खास ड्रम है, तो उसमें कोई तनव्वो नहीं होता। मुख्तलिफ सोचना, मुख्तलिफ जहन, मतलब
खुद से तखय्युल करना, बनाना, खुद वो अमल थोड़ा कम हो गया। जो ज़ाती तखय्युल है वो कम हो गया और इन्हिसार बढ़ गया देखने पर, कि उसको दिखाया जाए हर चीज़। बहरहाल मैं देखता हूँ फिर भी आपकी इदारत में जो रिसाले निकल रहे हैं, अभी हम इनको डिस्कस भी करेंगे, बहुत ही मयारी हैं, उसका आर्टवर्क बहुत मयारी है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये आर्टवर्क कौन बनाता है, टाइटल्स कौन बनाता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं क्योंकि हमारे नाजरीन जो हैं उनके साथ हमारा ये खामोश मुआहिदा है कि पहले वक्फ़े में वो अपनी चाय चढ़ाते हैं चूल्हे पर और हम अपनी, और वापस आके फिर हम चाय पीते हुए बाकी की गुफ्तगू करते और सुनते हैं। तो एक छोटा सा वक्फ़ा मेरे देखने वालों, वापस आइए और अपने बचपन की यादों को ढूंढिए आज की गुफ्तगू में। जी हाँ, बात हो रही है बच्चों के अदब पर और हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि बच्चों के अदब की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो मोमिन, मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ ये, मैं कुछ रिसाले ये दिखाना भी चाहूँगा अपने नाजरीन को। 40 साला नंबर मेरे हाथ में है इस वक्त, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए स्कूल नंबर जो है ये है। इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स आपने निकाले और मंथली माहाना बुनियादों पर जो आता है। फिर ये एक कहानियों का कलेक्शन है जो अंग्रेज़ी में भी शाया हुआ, ये भी मौजूद है। तो ये सारा कुछ कैसे तय करते हैं, रुझानात का कैसे अंदाज़ा करते हैं कि क्या आगे किस तरह का नंबर निकालना है या किस तरह का मिजाज रखना है रिसाले का? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि रुझानात का कैसे अंदाज़ा होता है। तो मैंने अभी बताया कि इसमें नए लोग हर साल शामिल होते रहते हैं। ठीक है। इसकी जो टीम है वो नौजवानों पर मुश्तमिल होती है। तो हर 2 साल बाद, 3 साल बाद टीम तब्दील हो जाती है। 5 साल बाद बिल्कुल नई टीम होती है। सही। तो इसमें जो नए लोग आते हैं वो नए ख्यालात लेकर आते हैं, नए जज्बात के साथ आते हैं, नई उमंगों के साथ आते हैं। तो वो आके अपनी पूरी एनर्जी इस काम के लिए सर्व करते हैं। वो सोचते हैं कि आज क्या हो रहा है, और वो जाहिर है इस उम्र के लोग जो हमारी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि इर्द गिर्द क्या माहौल है, क्या बच्चे सोच रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं। तो वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मजलिस इदारत में डिस्कस करते हैं और अपने जो साथी के पहले जो मुदीरान रहे हैं उनसे भी मशवरा रहता है, उनसे भी रहनुमाई ली जाती है। तो उसमें फिर बाहिमी मुशावरत से हम तय करते हैं कि कौन सा ख़ास नंबर हमें लाना है। तो हर साल हम एक ख़ास नंबर ऐसा लाते हैं जो किसी मौजू का इहाता कर रहा होता है, वो मौजूआती ख़ास नंबर कहलाता है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत अनोखे साथी ने ख़ास नंबर शाये किए, जिसमें बोर नंबर, स्कूल नंबर, आइडिया नंबर, मरीख नंबर। चाय लीजिए। शुक्रिया साकिब भाई। शुक्रिया। शिकायत नंबर 1 हमने शाये किया था, तो बहुत अच्छा इसमें बच्चों का भी रिस्पॉन्स हमें मिलता है। इसके अलावा एक हम सालनामा शाया करते हैं जो साल के आखिरी महीनों में शाया होता है। तो उसमें ये होता है कि जो साल की बेहतरीन तहरीरें होती हैं, साल के आगाज़ ही से हमारी कोशिश होती है उन्हें अलग कर दिया जाए। बिल्कुल। और उन्हें फिर हम सालनामे में पेश करते हैं। और ख़ास तौर पे जो बड़े अदीब हैं, जो जिनका नाम बच्चे पढ़ना, जिनका काम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे हम ख़ास तौर पे दरख्वास्त करके सालनामे में और ख़ास नंबर में तहरीरें लिखवाते हैं और वो शामिल करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बड़ी खिदमात हैं आपके इदारे की, और आपकी तो बहुत शुक्रिया इसके लिए, इस काम को करने के लिए। गो के वक्ती तौर पे ऐसा महसूस होता है कि शायद प्रिंट मीडिया जो है वो ख़त्म हो रहा है या किताबें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन किताबें भी कहीं नहीं जा रही, प्रिंट मीडिया भी कहीं नहीं जा रहा। मेरा जापान से एक ताल्लुक़ है, लगाव है, मैं काम करता हूँ जापानी सकाफ़त पर। यकीन मानिए कि मैं वहाँ किताबें ख़रीदने जाता हूँ, 8 मंजिला किताबों की दुकान है। 8 मंजिला, हर मंजिल पर, यानी अगर आपने नॉवल ख़रीदना है तो 2nd फ्लोर पे चले जाएं, और अगर आपने नॉन फिक्शन ख़रीदना है तो 4th फ्लोर पे चले जाएं। यानी इस तरह। अब जापान से आगे तो टेक्नोलॉजी हमारी नहीं जा सकती,
या जा सकती है? अभी तक तो कुछ आसार नजर नहीं आया। जब हम टेक्नोलॉजी में इतने खुद कफील नहीं हैं, और अगर जहाँ से टेक्नोलॉजी आई है और अगर वो 8 मंजिला दुकान किताब की बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि किताब और रिसाला कहीं नहीं जा रहा। ये वक्ती, मैं इसको ये कहता होता हूँ कि हमारे लोगों को ना वक्ती तौर पे एक बुखार चढ़ता है किसी चीज़ का, और वो कुछ अरसा उसमें वो रहते हैं और फिर वो उतर जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का बुखार उतरेगा और ये वापस इस तरफ आएंगे। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इस काम को जारी रखा हुआ है, इसके बावजूद कि ये कोई माली तौर पर मुनाफा बख्श काम नहीं है, लेकिन फ़िक्री, इल्मी, अदबी तौर पर ये यकीनन बहुत मुनाफा बख्श है और ये मुस्तकबिल तय करेगा इन बच्चों का। बहुत ही अच्छी बात। बिल्कुल। तो इस पर ये चाय आपको हमने पिलाई। बहुत शुक्रिया। और मैं जैसे आपने हमारी तारीफ की है, हाँ, लेकिन आप मेरी तारीफ बिल्कुल ना करें। तारीफ नहीं कहलाएगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आज का जो दौर है, आज जो लोग अहद है, ये जो अहद है ये मादियत परस्ती का अहद है। इसमें कोई भी काम इंसान करता है तो उसका मादी फ़ायदा ज़रूर उसके मद्देनज़र होता है, माली फ़ायदा उसके मद्देनज़र होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इस चैनल पर ये प्रोग्राम भी मेरा ख्याल है कि माली मनफियत को सामने रखते हुए तरतीब दिया गया। बिल्कुल। और इसमें बहुत अहम मौज़ूआत हमारे समाज के, अदब के, सकाफ़त के यहाँ ज़ेर बहस आते हैं, जो यकीनन समाज पर मस्बत असरात डालने के लिए बहुत अहम है और ज़रूरी है। हमारी कोशिश है कि इस शो के ज़रिए, इस डायलॉग के ज़रिए हम जो माशरे में एक चिराग है उसे रोशन करें, इल्म का चिराग, रोशनी का चिराग। लोग कहते हैं कि जी अब ये इन बातें कौन करता है, ये बात हम करते हैं। और इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि हमारे देखने वाले देखते हैं और हमें रेटिंग भी आती है और हमें इश्तिहार भी मिल जाते हैं, जबकि हम इश्तिहार के लिए ये प्रोग्राम नहीं करते। तो आप ये देखिए, तो इसका मतलब है कि संजीदगी की अपनी अहमियत है, इल्मी तफक्कुर की अपनी अहमियत है। तो कब तक भागेंगे अपने आप से? हम जिस खित्ते में रहते हैं, कई हज़ार साल की सकाफ़त है और वो हमारे अंदर रची बसी है। हम उखाड़ के फेंकना भी चाहें तो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। वाह, क्या अच्छा आपने जुमला कहा, कब तक भागेंगे अपने आप से। तो ये बात है ना, तो ये बात है। तो अब ज़रा आप पर बात करते हैं, जो आपका अपना आप है। आप शायरी करते हैं और बहुत खूब शायरी करते हैं और बच्चों के लिए भी आप शायरी करते हैं। तो कुछ हमें ज़रा ये बताइए पहले कि शायर होना जो है ये कैसे हुआ, ये वारदात कैसे हुई? मतलब किसी नाकाम मोहब्बत ने शायर बनाया? क्योंकि मैं नाकाम मोहब्बत का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आप तो बच्चों के लिए भी शायरी करते हैं, तो उसमें तो नाकाम और कामयाब मोहब्बत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो वो भी बताइए। सही। हमारे ढाबे पर देखें कोई आता है। सबसे आसान जवाब तो ये है कि महबूब खिज़ा साहब का हम शेर सुना देते हैं शायर लोग। आए हाय। बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो बात बिल्कुल सही है। वाह। मेरे साथ ये मामला रहा। लोगों का एक ख्याल ये होता है कि ये जीन में होता है, आपकी नस्ल में, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता है। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चल रहा है। आपके वालिद साहब भी बहुत, मेरे वालिद साहब शायर हैं, मेरे दादा बहुत अच्छे हमारे देखने वालों को इनके नाम भी बताएं ताकि। अच्छा, वालिद साहब का उमूमन मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन आप अच्छा, मेरी जो दादी थी वो भी बहुत अच्छे शेर कहती थी, मरसिया कहती थी और कलाम उनका, गज़लें हमारे पास मौजूद हैं। उनके अलावा हमारे दादा बहुत अच्छे शायर थे। हिंदुस्तान में महवी लखनवी साहब के वो शागिर्द थे। फिर पाकिस्तान आए तो यहाँ पर जो मसाइल में उलझ कर, समाज के मसाइल में, माश के मसाइल में, फिर वो अदब से इस तरह नहीं, अदब की समाजियात से नहीं जुड़ सके। उनका नाम निज़ाम अमीनी, उनका नाम सैयद शबीउल हसन था। सही। और निज़ाम अमीनी वो तखल्लुस करते थे। तो उनका एक शेर सुनाता हूँ। बड़े बड़ों को बहुत देखने के बाद निज़ाम, वाह, पता चला कि बड़े आदमी तो हम भी हैं। क्या बात है, वाह। फिर हमारे वालिद साहब तक ये सिलसिला गया। मेरे वालिद साहब शेर कहते हैं। और हमारे जो ताया हैं, बड़े बाबा हैं, जिनको मैं बड़े बाबा कहता हूँ, मेरे चचा, इन सब के नाम बताते जाएं ताकि। अच्छा, मेरे बड़े बाबा जो हैं वो सैयद नहरुद्दीन अफजल साहब हैं। वो इस्लामी स्कॉलर हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं इस्लाम के मौज़ूआत से मुताल्लिक़ और समाजी मौज़ूआत पर भी बातचीत करते हैं। उनके कॉलम्स और आर्टिकल्स शाया होते हैं। उनके अलावा जो हमारे दो चचा हैं, उन सब की तबीयत में मौजूनियत है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जब मैं शेर सुनाता हूँ अपने छोटे भाई को या ताया बड़े बाबा के बेटे को, तो इन सब में मौजूनियत है। तो हमारे घर में ये जो मौजूनियत है, ये शायद
सही बात है कि हमारी जीन में है। ठीक। तो बचपन में हम देखते थे घर में महफिलें होती थी, नशिस्तें होती थी, उनमें बैतबाजी होती थी। बिल्कुल। बड़े एक दूसरे को शेर सुना रहे होते थे और शेर पर बात होती थी। क्या बात। तो उन महफिलों से मालूम हुआ कि शेर कोई चीज़ है। शेर के बारे में फिर जानने का तजस्सुस हुआ, जानने की कोशिश की, और उन्हीं महफिलों में बैठ के बस खामोशी से देखते कि क्या बात हो रही है। ये खामोशी से मोमिन का तखल्लुस कब आया? मोमिन का तखल्लुस भी ये लोग समझते हैं कि ये हजरत मोमिन खान मोमिन के नाम से मुतासिर होकर लिखा गया या रखा गया। तो उनसे तो मुतासिर, उनकी शायरी हमने पढ़ी और कुछ ना कुछ वो उनकी शायरी मुतासिर करने वाली है। गालिब भी उनके मद्दा थे, आपको पता है ना। उनकी शायरी मुतासिर करने वाली है। लेकिन मेरा जो तखल्लुस है ये मेरा नाम है। अच्छा। मेरे दादा ने मेरा नाम रखा अब्दुर्रहमान अल मोमिन, सैयद अब्दुर्रहमान अल मोमिन। ठीक। अब जब मोमिन के नाम का जिक्र आया तो 4 नाम और बताने पड़ते हैं। मेरे जो बड़े बाबा के बेटे हैं, वो बड़े भाई हमारे, उनका नाम है सैयद अब्दुल्ला अल मुस्लिम। मेरा सैयद अब्दुर्रहमान अल मोमिन। उससे छोटे वाले का सैयद अब्दुल रहीम अल मुत्तकी। उससे छोटा जो है वो है सैयद अब्दुल मालिक अल मोहसिन। तो ये 4 दर्जात हैं। ये हमारे दादा ने चाहा कि उनके पोतों में ये खसाइस आएँ, ये खुसूसियात आएँ, तो उन्होंने ये नाम रखे। सही। और जब मैं शेर कहने लगा तो सोचा नहीं कि तखल्लुस रखना ज़रूरी है या नहीं है, उसी नाम से शेर कहने लगा। मुशायरे में पहली बार जब नाम लिखवाया, सुनने वालों ने खुद ही तय कर लिया कि ये तखल्लुस है, जैसे मैंने तय कर लिया। बिल्कुल। और फिर ये बन भी गया तखल्लुस। ज़ाहिर है जो मक्ते होते हैं हमारी गज़लों के, उसमें हम यही नाम का हर्फ या हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस मोमिन के साथ आपकी अगर ये रवादारी बन रही है और ताल्लुक निकल रहा है, वो भी बुरा सौदा नहीं है। लेकिन इनफरादियत कायम रहे, ये बहुत अदब में इनफरादियत कायम रहना ज़रूरी भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। जब मैंने शेर कहना शुरू किया तो इब्तिदा में मैंने यही तखल्लुस रखा। लोगों ने कहा कि भाई मोमिन खान मोमिन के खाते में तुम्हारे शेर चले जाएंगे और तुम तो बिल्कुल दब कर रह जाओगे। मैंने अपने वालिद साहब से बात डिस्कस की। उन्होंने फिर कहा कि अगर शायरी में जान होगी, क्या बात है, तो फिर वो बिल्कुल सही बात, वरना रहने की क्या जरूरत है तुम्हारी शायरी। खाली नाम से शायरी थोड़ी चलती है। क्या जरूरत क्या है? अगर तुम्हारी शायरी इस काबिल नहीं है कि वो रहे या वो किसी दूसरे शायर के खाते में जाने के लायक है, तो फिर क्या जरूरत है शायरी करने की या उसके बाकी रहने। ये सफाक बात थी, लेकिन बड़ी दुरुस्त बात थी। आपका रुख तायुन इससे हो गया ना। बिल्कुल। ये बड़ी बात। तो कुछ सुनाइए, आपने ये कुछ चीज़ें बच्चों के लिए लिखी। बच्चों के लिए जो मैंने कुछ नज़में लिखी, इसमें बड़ों के लिए जो आपने लिखा वो भी सुनूंगा लेकिन पहले ही, और चाय भी पी। तवील नज़्म है और थोड़ा सा इक़्तिबास सुनाइए इसमें से कुछ, ताकि हमारे लिखा है वो उम्मन ऐसा होता है कि जहन में नहीं रहता, गज़लें तो जहन में होती हैं। ये हमारे साथी के मुदीर थे मोहम्मद तारिक खान साहब जी, उन्होंने मुझे बच्चों की तरफ माइल किया लिखने के लिए। ठीक। तो ये नज़्म है, गर्मियाँ आ गई मिल गई छुट्टियाँ। कहानी है ये। ठीक है। हमने गर्मियाँ आ गई मिल गई छुट्टियाँ, हमने सोचा कि इस बार जाएं कहाँ। आयशा ने कहा क्यों ना चलिए सवार। वाह। बोली अम्मी बहुत ठीक की तुमने बात। मैं ये कहने लगा चलिए नानी के घर। रेलगाड़ी में हम सब करेंगे सफर, हम करेंगे सफर में बहुत से मजे। मैं टिकट बुक करा लेता हूँ नेट से। बाबा कहने लगे इतनी जल्दी भी क्या, 1-2 दिन गुजर जाएं फिर सोचना। अम्मी बाबा ने कर ही लिया फैसला, छुट्टियां अब मनाएंगे हम किस जगह। तय हुआ जाएंगे अब के नानी के घर। कोई करता भी क्या अब अगर और मगर। अम्मी बाबा जो कह दें वही ठीक है। आयशा ने भी सोचा यही ठीक है। बुक कराए गए अब टिकट रेल के, फिर जो आया अली धूप में खेल के। आयशा ने अली को बताया कि कल शाम को जाएंगे हम यहाँ से निकल। खुश हुए सबके सब और तैयार भी, था अजब वो मुसर्रत का इजहार भी। रेल में हो गए हम सभी जब सवार, रेल करने लगी फिर जरा इंतजार। क्या बात। थोड़ी ही देर में रेल चलने लगी और बातें हवाओं से करने लगी। खेत खलियान थे रास्ते में जहाँ, यकबयक रुक गई रेल जाकर वहाँ। मैंने खिड़की से देखी अजीब एक शय, आयशा ने भी देखा कहा बल्ब है। हम वहीं रेल से फिर उतरने लगे और उस बल्ब का पीछा करने लगे। बल्ब उड़ते हुए दूर जाने लगा, एक जनरेटर उसको भगाने लगा। वाह। हम अभी उसके नजदीक पहुंचे ही थे, कोई मुझको हिलाने लगा जोर से। हम अभी उसके नजदीक पहुंचे ही थे, कोई मुझको हिलाने लगा जोर से। मैंने देखा अली था मेरे सामने
उसने मुझसे कहा, भाई कब जाएंगे? पहले मैं उसको हैरत से तकने लगा, फिर कहा मैंने, यानी ये सब ख्वाब था। वाह। मैंने उससे कहा, शाम में जाएंगे, बल्ब भी रास्ते में नजर आएंगे। अब अली मुझको हैरत से तकने लगा और कहने लगा, भाई क्या ख्वाब था? मैं उसे ख्वाब अपना सुनाने लगा। बस देखा था जो वो बताने लगा। मेरी अम्मी भी कुछ देर में आ गईं। ख्वाब मेरा सुना तो वो हंसने लगी। वाह। वो था जुगनू, जिसे बल्ब समझे थे। क्या बात है। दोपहर के उजाले में होता है गुम। जल्दी तैयार हो, आज चलना भी है, रात से पहले हमको निकलना भी है। अब मैं जाता हूँ नानी के घर, जब कभी साथ जाती है वो ख्वाब की रात भी। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। वाकई इसमें आपने पूरी कहानी सुना दी और कलाम का कलाम है, तो क्या बात है। तो अब ये बताइए कि अब आप शायरी जो कर रहे हैं, क्या इन दिनों शायरी आपका दिल चाहता है करने को? और अब तक जो शायरी की है, किन मौज़ूआत को जो है आपने मुखातिब किया है उसमें, वो कुछ बताइए। परसों तरसों मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, नौजवान शायर हैं सानी सैयद जी। तो कह रहे, हम बात कर रहे थे कि शायरी हम क्यों करते हैं। इसका आसान सा जवाब ये है कि इजहार के लिए करते हैं। कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको एक जरिया मिल गया है इजहार का, तो इजहार कर रहे हैं। लेकिन मौज़ूआत का क्या तयन किया जाए? तो शायरी में जो गज़ल का शायर होता है जी, वो तो एक रॉ में कहता है, रॉ में जो उसके ख्यालात आते हैं वो चलते चले जाते हैं और फिर गज़ल होती जाती है। या नज़्म में भी ऐसा होता है कि अगर कोई एक ख्याल आपके जहन में आया तो आपने उसको मरबूत करके नज़्म की शक्ल में कागज़ पर उतार दिया। तो कोई मौज़ूआत तो जहन में नहीं होते कि किन मौज़ूआत पर शायरी की जानी चाहिए। ठीक है। हमारे समाज में, हम जिस समाज का हिस्सा हैं, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है, यकीनन वो शायर की ज़िंदगी पर, शायर की शायरी पर भी असरअंदाज होता है। तो यही सब चीज़ें जिस माहौल में हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये माहौल हमारी शायरी पर शायद असरअंदाज होता है और वो शायरी में शायद सुनने वालों को या पढ़ने वालों को नज़र भी आता है। अच्छा, तो कुछ सुनाइए अब अपना जो कलाम है आपका। मैं एक गज़ल सुनाता हूँ। जी, गज़ल। गज़ल आपकी मरगूब है मेरा ख्याल है, ज़्यादा आप गज़ल कहते हैं। मैंने गज़ल ही कही, जब पहला शेर कहा वो गज़ल का ही शेर था, फिर पहली गज़ल ठीक कही, उसके बाद में बच्चों के लिए कुछ नज़में कहीं और कुछ ख़ास मौज़ूआत को देखते हुए या किसी चैनल के लिए या रेडियो के लिए। वो नज़्म मैंने अभी तक जो कही है वो मजबूरी के तहत कही है या तय करके कही। गज़ल आपको महबूब है, ये तो अंदाज़ा हो रहा है। तो जी इरशाद। ज़माने को ज़माने की पड़ी है। वाह। ज़माने को ज़माने की पड़ी है, हमें वादा निभाने की पड़ी है। क्या बात है। ज़माने को ज़माने की पड़ी है, हमें वादा निभाने की पड़ी है। ये दुनिया चांद पर पहुंची हुई है। ये दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, तुझे लाहौर जाने की पड़ी है। वाह। ये दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, तुझे लाहौर जाने की पड़ी है। ज़रा देखो इधर मैं जल रहा हूँ, ज़रा देखो इधर मैं जल रहा हूँ, तुम्हें आंसू छुपाने की पड़ी है। क्या बात है। ज़रा देखो इधर मैं जल रहा हूँ, तुम्हें आंसू छुपाने की पड़ी है। फसाना ही हकीकत बन गया है। फसाना ही हकीकत बन गया है, हकीकत को फसाने की पड़ी है। क्या बात। फसाना ही हकीकत बन गया है, हकीकत को फसाने की पड़ी है। अभी जो शेर लिखा भी नहीं है, अभी जो शेर लिखा भी नहीं है, अभी से वो सुनाने की पड़ी है। वाह। अभी जो शेर लिखा भी नहीं है, अभी से वो सुनाने की पड़ी है। तवज्जो चाहूँगा इस शेर पर। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं। वाह वाह। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं, तुझे मेहमान खाने की पड़ी। वाह वाह। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं, आपके लिए नहीं है शेर। तेरे मेहमान वापस जा रहे हैं, तुझे मेहमान खाने की पड़ी है। वो तेरे दिल में आ बैठा है मोमिन, वो तेरे दिल में आ बैठा है मोमिन, तुझे दीवार ढाने की पड़ी है। क्या बात है। वो तेरे दिल में आ बैठा है मोमिन, तुझे दीवार ढाने की पड़ी है। ज़माने को ज़माने की पड़ी है, हमें वादा निभाने की पड़ी। क्या बात है भाई, बहुत खूब। मोमिन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आके फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं।
जी हाँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है और हमारे साथ अब्दुल रहमान मोमिन हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों के अदब पर। अच्छा, मेरे पास मोमिन सवालात तो बेशुमार हैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की तंगी आड़े आ रही है। पूछना चाहता हूँ जो अदब निसाबी कुतब में शामिल है उसका मयार क्या है, बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर बात है टाइम कम है तो किसी दूसरे मौके पे दोबारा आपको ज़हमत देंगे। लेकिन एक दो मोटी मोटी बातें मुझे बताइए। एक तो ये बताइए कि जो अब ताज़ा रिसाले निकल रहे हैं और उसमें जो अदब शाया हो रहा है या जो लिखा जा रहा है उसके लिए आप कैसे देखते हैं उसको? इस वक्त पाकिस्तान भर से तकरीबन 30 से ज़ायद रसाइल शाया हो रहे हैं। ठीक। तो उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो मुस्तकिल शाया हो रहे हैं, तवातुर के साथ शाया हो रहे हैं, कुछ में तातुल आ जाता है और जाहिर है वो ये काम ऐसा है कि इससे कोई माली मनफियत नहीं हाँ होती। नहीं है बिल्कुल। तो इसको चलाना और इसको आगे बढ़ाना, लेके चलना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो जो बड़े इदारे, कमर्शियल इदारे जिन्हें कहा जाए, जैसे हमदर्द है जी, वो नौनिहाल के पीछे है। इसके अलावा आपका फूल है, नवाए वक्त का पर्चा है, तालीम और तरबियत है, फिरोज संस का। आजकल एक लाहौर से एक पर्चा शुरू हुआ है अलिफ नगर के नाम से। अच्छा। जिसके पीछे उमैर अहमद साहिबा की प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा। तो ये पर्चे चल रहे हैं, शाया हो रहे हैं, कागज़ पर आ रहे हैं। अभी जो हालात, कोरोना के हालात आए तो इनमें बहुत सारे पर्चे शाया नहीं हो सके और जाहिर है उसमें तरसील के मसाइल थे। तो कुछ पर्चों ने ऐसा किया कि अपने आप को ऑनलाइन पेश कर दिया। वैसे उनमें भी मेरा ख्याल है अलिफ नगर ने माह जून में आकर ये फैसला किया कि हम अपना ऑनलाइन शुमारा शाया कर दें या क़ारीन तक पहुंचा दें। ठीक है। इस वक्त नौनिहाल या दीगर रसाइल बच्चों के लिए ऑनलाइन इशाअत की तरफ नहीं गए हैं। मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन इशाअत की तरफ भी जाना चाहिए और बड़े इदारों को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि जो नए ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। लेकिन जितना काम हो रहा है वो काबिले तारीफ़ है। सरकार कुछ काम कर रही है, उस पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्चा अदबियात अतफ़ाल के नाम से शाया हो रहा है। उसकी ख़ास बात यह है कि जो उसमें लिखने वाले हैं उन्हें जो मुआवजा अदबियात में शाया होने वाले अदीबों और शोरा को मिलता है वो अदबियात अतफ़ाल में शाया होने वाले बच्चों के अदीबों और शायरों को भी मिलता है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अगर कोई बच्चा आज हमारा प्रोग्राम सुन के आपको कहानी भेजना चाहता है और आपकी जब ऐप आ जाएगी तब तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अभी अगर जब तक ऐप नहीं लॉन्च होती और कोई कहानी भेजना चाहता है या ऐप अगर किसी की रसाई ऐप तक नहीं है, वो वैसे ही देखकर आपको ये कहानी भेजना चाहता है, तो क्या तरीक़ाकार है उसके लिए? उसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। अगर उसके पास हमारा रिसाला मौजूद है तो रिसाले में फ़ोन नंबर भी है, ठीक है, ईमेल एड्रेस भी है, वेबसाइट का एड्रेस भी है, तो उस पे जाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। वरना मैं ये बता दूं कि SATHEEMAGAZINE या NE आप ये लिखेंगे गूगल पे जाके तो हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट पे जाकर आप हमसे फिर हमारी तहक़ीक़ात भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जो कहानियाँ हैं वो पढ़ सकते हैं और हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। सही। और हमारे ईमेल एड्रेस पर, हमारे दफ्तर के डाक के पते पर अपनी तहरीरें भेज सकते हैं। हम बच्चों के लिए खुसूसी गोशा शाया करते हैं अपने रिसाले में आपकी तख्लीक के उन्वान से। ठीक है। जिसमें नौ आमूज़ लिखने वालों की तरबियत का भी सामान होता है और अगर उनकी तहरीर में कुछ कमी या कोई फ़नी तो उसकी तराश खराश भी करके उसे शाया करते हैं। और कोई बात अगर बच्चों को बतानी हो तो हमारी मजलिस इदारत उसके साथ ही बच्चों को कॉल करके उनकी तहरीरों के बारे में राय भी देते हैं, बताते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला है और बच्चों को मेरा ख्याल है लिखना चाहिए। और हम अभी पैकेज में देख भी रहे थे, कोई राइटर कॉन्फ्रेंस कराई थी आपने, वो साथ ही की ख़ास बात यह है कि ये नौजवान तो शाया कर रहे हैं, लेकिन ये हर 2 साल में अपने राइटर्स के लिए एक तकरीब का इनेकाद करते हैं। अच्छा। आमतौर से बच्चों के जो अदब में रसाइल शाया हो रहे हैं वो अपने राइटर्स को मुआवजा नहीं दे पाते और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है मुआवजा देना। आप क्या देते हैं? हमारे यहाँ भी मुआवजा हम नहीं दे पाते। तो अपने राइटर्स के लिए वक्तन फ़वक्तन हम कुछ तकारीब करते हैं जिसमें उन्हें बुलाते हैं और हर 2 साल में एक ऐसी तकरीब करते हैं जिसमें हम अपने राइटर्स को मदऊ करते हैं। अच्छा। और भी बच्चों के लिखने वालों को मदऊ करते हैं। उसमें जो पूरे 2 साल में, 1 साल में जो बेहतरीन तहरीरें शाया होती हैं, बेहतरीन नज़में, बेहतरीन मज़ामीन, उनके लिखने वालों को हम अवार्ड्स देते हैं और उसमें बड़े अदीबों को बुलाते हैं। उससे बच्चों के अदीबों का इंटरेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा वो सिलसिला। नहीं, बहुत अच्छा है। और आज ये सारी गुफ्तगू आपसे करके बड़ी दिल को ढारस मिली कि अभी भी जो है वो कुछ दीवाने मौजूद हैं और जुनून का ये सफ़र जारी व सारी है। तो देखें, आपसे गुफ्तगू करके वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला और अब वक्त आ गया कि हमें आपसे इजाज़त लेनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाते जाते मैं आपसे एक गज़ल और
अच्छा, मैं एक काम और मैं चाहता हूँ कि वो उसका डिस्कस हो जाए। एक बच्चों का रिसाला अंग्रेजी में भी बच्चों पर काम हो रहा है, यहाँ विशाइन, स्मैश और कुछ रिसाइल शाया हो रहे हैं। तो विशाइन एक मायारी पर्चा है जो शाया हो रहा है। इसके अलावा उसी इदारे के तहत एक अच्छी बात यह है कि प्राइमरी के बच्चों को मद्देनजर रखते हुए, जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक पर्चा तैयार किया जाता है जो जगमग तारे है। हमारा जो रिसाला है आमतौर से ये 5वीं से 10वीं तक के बच्चे, इंटर तक के बच्चे पढ़ते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जगमग तारे एक अच्छा पर्चा है, बहुत अच्छी सजेशन है, पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी सजेशन है। आपका बहुत शुक्रिया और मेरे देखने वालों का भी शुक्रिया कि आप हमेशा सपोर्ट करते हैं और पसंद करते हैं हमारी कोशिशों को। तो मोमिन, बहुत शुक्रिया, आप आए, वक्त निकाला, आपने इतनी पुरमगज़ गुफ्तगू की और हमें इतनी सारी मालूमात दी। तो जाते जाते आपसे फरमाइश है कि आप हमें अपनी गज़ल सुनाएं और हमारे देखने वालों से भी आप जो है इजाज़त लें और मैं भी इजाज़त लेता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि जहाँ भी होंगे अपना ख्याल रखेंगे, अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे और अगले प्रोग्राम में फिर किसी ऐसे ही मेहमान के साथ पुरमगज़ गुफ्तगू हम करेंगे। तो अब सुनते हैं मोमिन की गज़ल और इसी के साथ आपसे मैं और मोमिन इजाज़त लेंगे। जी, मैं कुछ अशार सुनाता हूँ। आपने जब कहा कि खुश हूँ मैं, आपने जब कहा कि खुश हूँ मैं, मुझको ऐसा लगा कि खुश हूँ मैं। आईना देखता हूँ हैरत से, आईना देखता हूँ हैरत से, खुश है ये आईना के खुश हूँ मैं। वाह। आईना देखता हूँ हैरत से, खुश है ये आईना के खुश हूँ मैं। लाख समझा रहा हूँ मैं दिल को, लाख समझा रहा हूँ मैं दिल को,